Hello students, my name is Rajandani and today we are going to discuss class 10th chapter number 2 sectors of Indian economy. And today we are going to discuss the back questions of your book. आपकी बुक के अंदर जो भी बैक क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको किस तरीके से लिखना है, उनका आंसर्स को कैसे सॉल्व करना है, कौन से कीवर्ड्स को आपको यूज करना है अपने आंसर्स में. So this we are going to do today. So let's begin. First question for you. Fill in the blanks using the correct option given in the bracket. So first one is employment in the service sector dash increase to the same extent as production. अब क्या है, सर्विस सेक्टर के अंदर जितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है क्या उतना ही एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है. अगर हम बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी के अंदर सर्विस सेक्टर की बात करें तो कितना परसेंटेज है, अबव 50% है. बट अगर हम बात करें सेम टाइम पे एम्प्लॉयमेंट की, तो उतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया है किसने, सर्विस सेक्टर में. तो सेम एक्सटेंड पर ये इंक्रीज नहीं हुआ है. सो व्हाट्स द आंसर, दैट इज हैज नॉट. हैज नॉट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्कर्स इन द डैश सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स. अब आप मुझे बताओ, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में क्या बनता है, गुड्स का प्रोडक्शन होता है. बट इफ वी टॉक अबाउट टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में क्या होती है, सर्विसेज होती हैं, जैसे कि डॉक्टर की सर्विसेज, लॉयर की सर्विसेज. तो उसमें एज सच प्रोडक्शन नहीं होता गुड्स के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं. तो कौन सा सेक्टर होगा, वो टर्शरी सेक्टर. और टर्शरी सेक्टर को ही हम कौन से दूसरे नाम से जानते हैं, दैट इज सर्विस सेक्टर. Now next question. Most of the workers in the dash sector enjoy job security. अब ये पूछ रहा है कि हमने एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था, अलग अलग एक्सटेंट्स पे. तो अगर आपको जॉब सिक्योरिटी मिल रही है तो उस एम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलेंगे, वो किस तरह का एम्प्लॉयमेंट होगा, वो होगा हमारा ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट. कौन सा होगा, ऑर्गेनाइज्ड. और ऑर्गेनाइज्ड के अंदर हमने बात करी थी कि जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं उन्हें क्या होती है, गवर्नमेंट के थ्रू और कुछ लेवल पे क्या मिलती है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं. और अगर गवर्नमेंट के पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है तो उसे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A dash proportion of laborers in India are working in the unorganized sector. अब मुझे एक बात बताओ, जब हमने बात करी थी ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, लिमिटेड है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है. उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है और काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना होता है. तो बहुत सारी जो यूनिट्स हैं जो प्रोडक्शन के अंदर वर्क कर रही हैं वो किस में आती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ताकि उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ना करना पड़े. तो क्या होगा इसका आंसर, अ large proportion of laborers in India are working in which sector, unorganized sector. Now next question. Cotton is a dash product and cloth is a dash product. अब cotton क्या है, cotton क्या है, हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है, ठीक है. और कॉटन को हम यूज करके क्या बनाते हैं, क्लोथ बनाते हैं. तो क्लोथ क्या हो गया, हमारा मैन्युफैक्चर्ड हो गया. कौन सा प्रोडक्ट हो गया, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, ठीक है. और अगर हम बात करें कॉटन की, तो अगर आप कॉटन को ले रहे हो तो वो कौन सा होगा, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है. अगर आप कॉटन से क्या बना रहे हो, क्लोथ बना रहे हो, तो वो किसका पार्ट है, हमारा सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है. ओके. नाउ नेक्स्ट वन. द एक्टिविटीज इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स आर डैश इंडिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट. आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर से हमको डायरेक्टली क्या होता है, जो भी हमें नेचर से चीज़ें मिलती हैं उनको क्या बोलते हैं, हम प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं. और अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर की और टर्शरी सेक्टर की, तो सेकेंडरी सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन होगा उसका जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल हमको कहाँ से मिलेगा, प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा, ठीक है. अब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का वर्क को एक्सटैंड करने के लिए, जैसे कि हमने कुछ भी प्रोड्यूस किया, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए. वो ट्रांसपोर्टेशन किस में आता है, हमारा टर्शरी सेक्टर में आता है. तो ये जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शरी सेक्टर है, ये क्या है, इंटरडिपेंडेंट है. ओके. इंडिपेंडेंट नहीं है, क्या है ये, इंटरडिपेंडेंट. क्योंकि हमें क्या मिलता है, अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर से तो हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा रॉ मटेरियल. ओके. नाउ नेक्स्ट वन. चूज द मोस्ट appropriate आंसर. फर्स्ट वन इज the sectors are classified into public and private sector on the basis of.
अब हम बात करें कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया था, ठीक है। फर्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस क्या बेसिस पे किया था, बी इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पे किया था, सी इज ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस एंड डी ऑप्शन इज नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द एंटरप्राइज। अब अगर हम बात करें पब्लिक और प्राइवेट, हम कब बोलेंगे, जैसे कि हम रेलवे की बात करते हैं, तो रेलवे को होल्ड कौन करता है, गवर्नमेंट होल्ड करती है, दैट्स मीन वो क्या हो गया हमारा पब्लिक सेक्टर का हो गया। तो मतलब ओनरशिप किसके पास है, उसके बेसिस पे बोलेंगे हम कि ये प्राइवेट कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी है। तो किसके बेसिस पे होगा ये हमारा, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, production of a commodity mostly through the natural process is an activity in। आप किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन करना नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, वो किस में आता है, वो हमारा आता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर, ठीक है। सो इज एन एक्टिविटी इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो किस में आता है हमारा, प्राइमरी सेक्टर के अंदर। और अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं तो उसमें क्या आते हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आते हैं, और टर्शरी सेक्टर में सारी हमारी सर्विसेज आती हैं। ओके, now next question, GDP is the total value of dash produced during a particular year। तो GDP का फुल फॉर्म क्या होता है, GDP stands for ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और मैंने आपको बताया था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडियन टेरिटरी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट इट शुड बी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और इनको क्या करना है, किसी भी, जैसे कि 1 ईयर की हम बात करें, अगर हम उस 1 ईयर के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उनको क्या करना है, एड ऑन करना है, देन यू विल गेट जीडीपी। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, बी ऑप्शन ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सी ऑप्शन ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, डी ऑप्शन इज ऑल इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। आप मुझे एक बात बताओ, हमको क्या लेना है, सर्विसेज और गुड्स, सबको क्या लेना है, फाइनल लेना है, इंटरमीडिएट नहीं इंक्लूड करनी है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बी। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स यूज करते हैं या इंटरमीडिएट सर्विसेज यूज करते हैं, तो हम क्या करेंगे, डबल बार कैलकुलेशंस कर लेंगे, डबल बार वो ऐड हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ऐड करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in terms of GVA, that is gross value addition, the share of tertiary sector in 2017-18 is between। अब हमें बताना है कि जो टर्शरी सेक्टर है उसका 2017 एंड 18 के अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज है। तो दैट इज 20 to 30%, बी ऑप्शन इज 30 to 40, सी ऑप्शन 50 to 60% एंड डी ऑप्शन 60 to 70। तो आंसर क्या है इसका, 50 to 60%। जो टर्शरी सेक्टर है उसका कितना वैल्यू एडिशन की अगर हम बात करें तो उसमें कितना परसेंटेज है, दैट इज 50 to 60%। ओके, नाउ मैच द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस बाय फार्मिंग सेक्टर एंड सम पॉसिबल मेजर्स, हम पॉसिबल मेजर्स क्या ले सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज अनइरिगेटेड लैंड, वो लैंड जिसके ऊपर आप इरिगेशन नहीं कर रहे हो या नहीं कर सकते, वहाँ पे पानी नहीं है, ऐसा कोई रीजन है, तो अनइरिगेटेड लैंड पे आप क्या पॉसिबिलिटी, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो देखो, सेटिंग अप एग्रो बेस्ड मिल्स, आप उसमें एग्रो बिल्ड बेस्ड मिल्स को लगा सकते हो, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज बना सकते हो, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स बाय गवर्नमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स बाय द गवर्नमेंट, अब बैंक्स टू प्रोवाइड क्रेडिट विद लो इंटरेस्ट। अब सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या हो सकता है कि अगर अनइरिगेटेड लैंड है तो उस पर हम क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल बाय गवर्नमेंट, क्योंकि वो क्या है, अनइरिगेटेड है, अगर उस पर कैनाल बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, पानी आ जाएगा, उस पर इरिगेशन होने लग जाएगा, तो हो सकता है वो फिर से क्या हो जाए, फर्टाइल हो जाए। तो हम इस पर सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा हमारा, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स बाय गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज लो प्राइजेस फॉर क्रॉप्स। अब अगर लो प्राइजेस मिल रही है किसी भी क्रॉप के ऊपर, तो उसके लिए हम क्या कर सकती है गवर्नमेंट, तो सेटिंग अप एग्रो बेस्ड मिल, क्या ये सोल्यूशन हो सकता है, या कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज हो सकती हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स बाय गवर्नमेंट। अब अगर लो प्राइसेस मिल रहे हैं क्रॉप्स के, तो अगर गवर्नमेंट एक्वायर कर ले उस पर्टिकुलर फसल को, उस पर्टिकुलर क्रॉप को अगर गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, तो उसके प्राइसेस क्या हो जाएंगे, सही मिलेंगे, ठीक है। तो उसका क्या आंसर होगा, सी। नॉट डेथ बर्डन। अब क्या डेथ बर्डन हो रहा है कि आपको जो भी लोन मिल रहा है वो बहुत हाई प्राइजेस में मिल रहा है, तो इसमें क्या कर सकती है गवर्नमेंट, आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है, जिन भी फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कर रही है वो लो इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, ई होगा।
That is banks to provide credit with low interest rate. Okay. Now next question, no job in the off season. अब ऑफ सीजन में कोई भी जॉब नहीं होती है लोगों के पास, तो क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? सेटिंग अप एग्रो बेस्ड मिल्स। अब जैसे एग्रीकल्चर के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, मिल्स लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि टोमेटोज हैं, अब टोमेटो से क्या कर सकते हैं, टोमेटोज को यूज करके केचप बना सकते हैं, तो एग्रो बेस्ड मिल को यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं जब ऑफ सीजन में लोगों के पास काम नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इस प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है? सेटिंग अप एग्रो बेस्ड मिल्स। नाउ लास्ट वन इज कंपेल्ड टू सेल देयर ग्रेन्स टू द लोकल ट्रेडर्स। अब अगर आपको लोकल ट्रेडर्स के पास अपना कुछ भी सामान बेचना है, आपके ग्रेन्स को बेचना है, तो आप क्या कर सकते हो? आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे क्या होगा, आप कलेक्टिवली ज्यादा क्या कर सकते हो, बार्गेन कर सकते हो। कि जब आप बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ बोलोगे कि मुझे इस चीज़ का इतना पैसा चाहिए, तो हो सकता है कि आपकी कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू आपको उस चीज़ का पैसा क्या हो, ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो इसके लिए? कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज बना सकते हो, ताकि आपको अपनी जो क्रॉप है उसके क्या मिल सके, अच्छे दाम मिल सके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट एंड से व्हाई। ठीक है, आपको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। टूरिस्ट गाय, धोबी, टेलर एंड पॉटर। देखो टूरिस्ट गाय ये भी एक सर्विस सेक्टर का पार्ट है, धोबी ये भी क्या कर रहा है, हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, टेलर भी क्या है, सर्विस प्रोवाइड करता है। बट अगर हम बात करें पॉटर की, तो पॉटर क्या करता है, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता है, वो मिट्टी से क्या बनाता है, जो मिट्टी से वो बर्तन बनाते हैं ना, उन्हें पॉटर्स बोलते हैं। तो जो पॉटर है वो बेसिकली क्या कर रहा है, कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ऑड क्या हो गया, पॉटर हो गया। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, किसको, गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर एंड लॉयर। तो अगर हम बात करें टीचर की, डॉक्टर की, लॉयर की, तो ये सब क्या है, ये है प्रोफेशनल्स, ये प्रोफेशनल वर्क करते हैं। ठीक है, ये सभी किसका पार्ट है, सर्विस सेक्टर का है। बट इसमें टीचर, डॉक्टर, लॉयर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस चाहिए। बट अगर हम बात करें वेजिटेबल वेंडर की, तो इसको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ये कोई कोई एज सच कोई इसको प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। तो ये क्या है, ये इसमें ऑड वन आउट है। ठीक है, तो वेजिटेबल वेंडर इज द ऑड वन एज अदर्स आर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर एंड पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, अब पोस्टमैन की जो जॉब होती है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू लगती है, और पोस्ट ऑफिस क्या है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। और सोल्जर क्या है, ये भी ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, ये भी गवर्नमेंट की सर्विसेज करती है। ठीक है, और अगर बात करूँ पुलिस कांस्टेबल की, ये भी क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है, और ये भी क्या है, गवर्नमेंट सर्विस है। बट अगर बात करें कॉबलर की, तो कॉबलर कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है। तो इसमें ऑड क्या हुआ, cobbler is the odd one as others are government employees. Okay. Now next question. MTNL, Indian Railways, Air India, Jet Airways, All India Radio. अब ये जितनी भी सारी है, ये सारी कंपनीज हैं, इनकी ओनरशिप के अकॉर्डिंग देखो। MTNL कौन ओन करता है, ये गवर्नमेंट ओन करती है। इंडियन रेलवेज भी कौन ओन करता है, गवर्नमेंट ओन करती है। बट अगर हम बात करें एयर इंडिया की, एयर इंडिया कौन ओन करता है, ये भी गवर्नमेंट ओन करती है। जेट एयरवेज क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है। एंड ऑल इंडिया रेडियो, ये भी क्या है, गवर्नमेंट का है। तो इसमें क्या होगा, जेट एयरवेज इज द ऑड वन एज इट इज अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, अदर ऑल आर पब्लिक सेक्टर कंपनीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल एंड आंसर। अब प्लेस ऑफ वर्क दिया हुआ है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। ओके, आपको बताना है कि ये जो वर्क है ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्क है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्क है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज इन ऑफिस, फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड विद गवर्नमेंट। जितने भी ऑफिस और जितनी भी फैक्ट्रीज जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है, वो कौन सी होंगी, हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर की होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वन, ओन शॉप्स, क्लिनिक्स विथ फॉर्मल लाइसेंस। अगर आपके पास फॉर्मल लाइसेंस है, मतलब आपने गवर्नमेंट से क्या लिया है, परमिशन ली है। तो अगर आपने गवर्नमेंट से परमिशन लिया, मतलब आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो, दैट्स मीन इट इज अ ऑर्गेनाइज सेक्टर। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर। कौन सा पार्ट होगा ये, ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज ऑन स्ट्रीट कंस्ट्रक्शन डोमेस्टिक वर्कर्स। अब देखो डोमेस्टिक वर्कर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन वाले लोग हो गए, इनका क्या होता है, कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो ये कौन से पार्ट है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट है। ठीक है, ये किसके होंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट होंगे।
और अगर मैं बात करूं स्मॉल वर्कशॉप्स अनरजिस्टर्ड, अब स्मॉल वर्कशॉप्स तो कंडक्ट हो रही हैं बट वो रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं है वो सब किसका पार्ट है? हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, अब टोटल क्या है? 100% लोग हैं। 100% में से 15% तो क्या काम कर रहे हैं? ऑफिस और फैक्ट्रीज वाला वर्क कर रहे हैं। और अगर 15% की बात करूं तो शॉप्स क्लिनिक के अंदर फॉर्मली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वो भी रजिस्टर्ड है। और स्ट्रीट कंस्ट्रक्शन डोमेस्टिक वर्कर्स में टोटल कितने? 20% लोग काम कर रहे हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंट लोग स्मॉल वर्कशॉप्स में काम कर रहे हैं। ठीक है, सो 15 + 15 दैट इज 30%, 30 + 20 विच इज 50%। तो 50% लोग इन सब लोग चीजों में काम करें, तो बचे हुए 50% कहाँ काम करेंगे? हमारे 50% हमारे काम करेंगे स्मॉल वर्कशॉप्स के अंदर। ओके, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कि कैसे हुआ। और अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर 15 + 15 दैट इज 30% लोग काम कर रहे हैं। और अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 50 + 20 दैट इज 70% लोग ऐसे हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विथ into primary, secondary and tertiary is useful? Explain how. सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने डिस्कस की थी, जिन भी काम को करने के बाद आपको क्या मिले? मनी अर्न कर सकें आप, तो दैट्स कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में डिवाइड किया था। और इस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ही हमें पता पड़ता है कि कितने लोग एग्रीकल्चर में वर्क कर रहे हैं, कितने लोग सर्विस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, कितने लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जब भी पॉलिसीज बनाती हैं तो पॉलिसीज में इस डेटा को यूज करती हैं ताकि वो देख सके कि किस किस किन किन जगह पर कितने कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, कितने ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, कितना हमारा टर्शरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, कौन से सेक्टर पे हमको कितना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये किससे पता पड़ता है? हमको क्लासिफिकेशन से पता पड़ता है। ओके, so yes, it is useful because it helps us understand the contribution of each sector to GDP. अब हमें प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर से और टर्शरी सेक्टर से वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी के अंदर, ये पता पड़ता है सबसे पहले तो। नेक्स्ट वन इज इट शोज एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब कितना एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इससे हमें ये पता पड़ता है। और थर्ड वन इज इट इनेबल्स पॉलिसी मेकर्स टू प्लान सेक्टर वाइज डेवलपमेंट। और अगर हमको बात करें सेक्टर वाइज कितना एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, वो हमको किससे पता पड़ेगा? वो क्लासिफिकेशन से पता पड़ेगा कि हर सेक्टर में लोग कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस तरीके से कितना प्रोडक्शन हो रहा है, वो सब किससे पता पड़ेगा? क्लासिफिकेशन से पता पड़ेगा। और जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं अगर उनको पॉलिसीज बनानी है, जैसे सर्विस सेक्टर के लिए पॉलिसी बनानी है या एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए पॉलिसी बनानी है, कि जैसे कि हम बात करें किसान क्रेडिट कार्ड है, तो किसान क्रेडिट कार्ड की जो पॉलिसी बनानी है उससे पहले उनको पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितनों को डेप्थ की रिक्वायरमेंट है, कितना डेप्थ चाहिए उनको, किस तरीके से चाहिए, कितने लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं। तो सब सारा डेटा कलेक्ट करके तभी क्या बनाते हैं पॉलिसी मेकर्स? पॉलिसीज बना सकते हैं। और ये पॉलिसीज बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? डेटा चाहिए, ताकि वो क्लासीफाई कर सके, चीज़ों को अच्छे से समझ सके और पॉलिसीज बना सके। ओके, इट हाईलाइट्स सेक्टर इंटरडिपेंडेंस। और प्राइमरी सेक्टर के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा वही सेकेंडरी सेक्टर के लिए क्या है? रॉ मटेरियल है। तो अगर प्राइमरी सेक्टर वर्क नहीं कर रहा है अच्छे से, उसके अंदर रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी? तो प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो जो प्राइमरी सेक्टर है वो उसके ऊपर डिपेंड है पूरा का पूरा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का पूरा रॉ मटेरियल किससे मिलता है? प्राइमरी सेक्टर से। और प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर की सर्विसेज को एक्सटैंड करने के लिए, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए? हमें टर्शरी सेक्टर चाहिए। तो कितनी इंटरडिपेंडेंस है वो सब हमको किससे पता पड़ती है? इस क्लासिफिकेशन से पता पड़ती है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वन फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रॉस वैल्यू एडिशन फॉर ईच सेक्टर? हमें क्यों एम्प्लॉयमेंट पे और ग्रॉस वैल्यू एडिशन पे फोकस करना चाहिए? सो आंसर इज एम्प्लॉयमेंट शोज हाउ मेनी पीपल डिपेंड ऑन द सेक्टर फॉर लाइवलीहुड। कि अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे टर्शरी सेक्टर की, तो टर्शरी सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसका जीडीपी में बहुत बड़ा रोल है। बट अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर टर्शरी सेक्टर का उतना बड़ा रोल
नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की स्पेसिफिकली, तो हमें इससे क्या पता पड़ेगा कि कितने लोग डिपेंडेंट है हमारे प्राइमरी सेक्टर पे, सेकेंडरी सेक्टर पे और टर्शरी सेक्टर पे। ओके, जीवीए क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडिशन। सो ग्रॉस वैल्यू एडिशन शो द वैल्यू एडेड बाय ईच सेक्टर। जैसे कि मैं बात करूं कि गेहूं की बात करूं, तो वो किस में आएगा? वो एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी सेक्टर में आएगा। उसी गेहूं से जब आटा बनाया, आटे से जब रोटी बनाई मतलब मैन्युफैक्चरिंग करी, तो टर्च अगर हम बात करें सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आ गया, तो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आया, तो उसके अंदर क्या हुआ? वैल्यू एडिशन हुआ। फिर जो आटा बना उससे अगर समझ लो कि एमपी के अंदर आटा बना, अब हमें कंट्री के अलग अलग जगहों पे क्या चाहिए? आटा डिस्ट्रीब्यूट करना है, वीट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेशन किससे मिलेगा? टर्शरी सेक्टर से मिलेगा। तो ये इंटरडिपेंडेंस हमें समझ में आती है, अब कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है हर लेवल पे। उससे क्या होगा? अब जैसे वीट की अगर हम बात करें, वीट से हमने क्या बना दिया? आटा बना दिया। अब उस आटे की वैल्यू ज़्यादा होगी, फिर जब आटा एक जगह से, जैसे एमपी से अगर गुजरात गया, एमपी से पंजाब गया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी? इंक्लूड होगी, मतलब उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? और इंक्रीज हो जाएगी। तो हर लेवल पे कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है वो हमें किससे पता पड़ता है? जीबीए से पता पड़ता है, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ओके, टुगेदर दे मे हेल्प असेस प्रोडक्टिविटी एंड प्लानिंग नीड्स। इससे हमें क्या पता चलती है? प्रोडक्टिविटी पता चलती है, और हमको कितनी प्लानिंग करनी है किस सेक्टर के अंदर, वो सब कुछ हमें पता चलता है किससे? जीबीए से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, make a list of all kinds of work adults around you do. How can you classify them? अब देखो, अलग अलग लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं, जैसे कि कुछ लोग कपड़े धोने का काम करते हैं, जैसे धोबी की बात करूं, कुछ कॉबलर होते हैं, कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग बैंक में काम करते हैं, कुछ लोग अलग, जैसे कि मैं हूँ, मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, मैं टीचिंग का काम कर रही हूँ। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं। ठीक है, आपको पहले तो वो बताना है कि लोग क्या क्या काम करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, हाउ कैन यू क्लासीफाई देम? आप इनको कैसे क्लासीफाई कर सकते हो? जैसे कि आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्लासीफाई कर सकते हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्लासीफाई कर सकते हो। आप अगर कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहा है तो आप उसे प्राइमरी सेक्टर में क्लासीफाई कर सकते हो। अगर कोई फैक्ट्री में वर्क कर रहा है तो आप उसको सेकेंडरी सेक्टर में डाल सकते हो। और जैसे कि मैं मेरी बात करूँ तो मैं टीचिंग कर रही हूँ, तो ये क्या है? सर्विस सेक्टर का पार्ट है, मतलब टर्शरी सेक्टर का पार्ट है। तो आप अलग अलग तरीके से चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल, फार्मिंग, शॉपकीपिंग, फैक्ट्री वर्क, टीचिंग, ड्राइविंग, टेलरिंग, ये सब क्या होगा? जो आपके लोग अराउंड काम कर रहे हैं। आप इसमें अपने एग्जाम्पल्स और एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर मतलब फार्मिंग का काम, एग्रीकल्चर का काम। सेकेंडरी सेक्टर जिसमें फैक्ट्री वर्क हो गया, टेलरिंग का काम हो गया। ठीक है, अब टर्शरी सेक्टर में क्या होगा? टीचिंग, ड्राइविंग एंड शॉपकीपिंग। इसमें क्या होंगे? आपको सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। और आप कुछ वर्क ऐसे भी कर सकते हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऐसे भी आप क्लासीफाई कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द टर्शरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स? गिव एग्जाम्पल्स। अब टर्शरी सेक्टर कैसे डिफरेंट है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर से? तो हमने डिस्कस किया था कि टर्शरी सेक्टर के अंदर क्या होता है? किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होता है, मतलब ऐसा है कि यहाँ पे गुड्स नहीं मिलेंगे आपको, उसमें क्या होगा? आपको सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। ठीक है, तो कैसे टर्शरी सेक्टर डिफरेंट है? उसके अंदर प्रोडक्शन होता है, किसका? सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। तो इट प्रोवाइड सर्विसेज नॉट गुड्स। एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, सपोर्ट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को क्या करने के लिए? एक्सटैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you understand by disguised unemployment? Give example from rural and urban areas. अब disguised unemployment ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, समझ लो कि एक फार्म लैंड है, 1 बीघा का फार्म लैंड है। ठीक है, वहाँ पे खेती करने के लिए सिर्फ 2 लोग रिक्वायर्ड है, बट उन 2 लोगों की जगह वहाँ पे 4 लोग काम करें, मतलब पूरी जो फैमिली, जैसे कि मम्मी पापा, एक बच्चा है, एक गर्ल है और एक बॉय है, वो चारों मिलकर उस फार्म लैंड पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि किसी सीजन के अंदर जो जो बच्चा थे, 2 बच्चे थे, जो बॉय और गर्ल थे, वो उस सीजन में वर्क नहीं करते हैं। पर जब हमने प्रोडक्शन देखा, जब 4 लोग प्रोडक्शन कर रहे थे तब भी प्रोडक्शन सेम था, जब 2 लोग वर्क कर रहे थे तब भी प्रोडक्शन सेम आया, मतलब उनका जो वैल्यू था उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है सच, कि 4 लोग काम करते तब भी प्रोडक्शन सेम था, 2 लोग काम करते तब भी प्रोडक्शन सेम था। इसका मतलब जो 2 लोगों की प्रोडक्टिविटी है वो एज सच वहां पर कुछ भी काम नहीं कर रही है, मतलब
वो वहाँ पे हम कह सकते कि वो एम्प्लॉयड है, पर उनका प्रोडक्शन, उनका कंट्रीब्यूशन उसके अंदर एज सच कुछ भी नहीं है। अगर वो वहाँ पर काम ना करके कहीं और काम करे तो हो सकता है वो ज़्यादा अर्न करें। तो ये क्या होती है हमारी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब दिखता नहीं है, आपको देखने से लगेगा कि वो इंसान काम कर रहा है, बट जब आप उसका कंट्रीब्यूशन देखोगे प्रोडक्शन के अंदर, वो एज सच कुछ भी नहीं होता है। दैट्स कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो मोर पीपल एम्प्लॉयड देन नीडेड, रिड्यूसिंग वर्कफोर्स वोंट अफेक्ट आउटपुट। अब हमने क्या देखा था, जैसे 4 लोग काम कर रहे हैं किसी फार्मिंग लैंड पे, अब 4 से अगर 2 भी हो गए तो एज सच प्रोडक्शन में कोई भी डिक्रीज नहीं हुआ, प्रोडक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं आया, तो वो क्या होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, अब रूरल बैकग्राउंड की बात करें तो मोस्ट ऑफ रूरल बैकग्राउंड में लोग किस पर डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। तो जितने लोग रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा ही लोग क्या कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर पे वर्क कर रहे होते हैं, अपने फार्मिंग लैंड पे वर्क कर रहे होते हैं। तो रूरल बैकग्राउंड की बात करें तो 5 फैमिली मेंबर्स वर्किंग ऑन अ 2 हेक्टर फील्ड। अब 2 हेक्टर फील्ड के अंदर 5 लोग काम कर रहे हैं, तो उनका जो प्रोडक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब वो क्या है, डिस्गाइज्ड एग्जाम्पल का, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स अर्निंग लिटिल डिस्पाइट लॉन्ग आवर्स। अब स्ट्रीट वेंडर्स है, अब जैसे कि अगर हम ठेले की बात करें और उस ठेले पे 4 लोग क्या है, डिपेंडेंट है, अगर वहाँ पे 2 लोग भी काम करते तो सेम ही क्या होगा, सेम ही सेल होगी, ऐसे सेल में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो मतलब वो 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, पर अगर हम उनकी अर्निंग की बात करें तो अर्निंग में इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। जब 2 लोग काम कर रहे हैं तब भी सेम अर्निंग हो रही है, जब 4 लोग काम कर रहे हैं तब भी सेम अर्निंग हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, वो किसका एग्जाम्पल है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो हमने डिस्कस कर लिया पहले कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है एग्जैक्टली। अब ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स आपको कोई भी जॉब नहीं मिल रही है, आपके पास अभी कोई भी काम नहीं है करने के लिए, दैट्स कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। ओके, सो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, विजिबल होता है, इसमें लोगों के पास कोई भी जॉब नहीं होती है, जॉब लेस होता है। ओके, अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसमें लोगों के पास जॉब होगी, ये क्या होता है, हिडन होता है, इसमें आपको लगेगा कि लोग काम कर रहे हैं, पर उनकी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो प्रोडक्टिविटी कितनी है, 0 है। सो हिडन एक्सेस पीपल वर्किंग, दैट्स कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इफ यू टॉक अबाउट सीन इन, तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट ऑफ कहाँ पर होता है, अर्बन बैकग्राउंड्स में होता है। क्योंकि अगर हम बात करें रूरल बैकग्राउंड की, तो आपके पास अगर कुछ भी काम नहीं तो लोग क्या करते हैं, अपने फार्म लैंड्स पे ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए वहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें रूरल बैकग्राउंड के अंदर, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वो होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, एंड प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की प्रोडक्टिविटी नो आउटपुट, क्योंकि वो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, वो जॉब लेस है, तो उनका आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। और अगर हम बात करें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की, नो चेंज इन आउटपुट इवन इफ सम लीव, अगर कुछ लोग काम कर भी रहे हैं तो इसमें क्या होगा, अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, अगर कुछ लोगों को हम रिड्यूस भी कर देते हैं तो प्रोडक्शन में एज सच कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, tertiary sector is not playing any significant role in Indian economy. Do you agree? आपको क्या लगता है कि टर्शरी सेक्टर हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारी जीडीपी के अंदर बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, क्या ऐसा है? जब हमने जीडीपी को डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था कि टर्शरी सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है किसके अंदर, प्रोडक्शन के अंदर। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, No, I do not agree because it is the largest contributor of GDP. It supports other sectors. प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करने वाला कौन सा सेक्टर है, दैट इज टर्शरी सेक्टर। एंड इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट इन सर्विसेज, आईटी, हेल्थ एंड एजुकेशन। और ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है कौन कौन से, सर्विस सेक्टर के अंदर, जितने भी हमारे सर्विस सेक्टर है उसमें कौन हमको सर्विस प्रोवाइड करता है, उसमें कौन हमको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है हमें टर्शरी सेक्टर। ओके, तो ये बहुत बड़ा मेजर वर्क प्ले करता है कि प्राइमरी सेक्टर को कैसे एक्सटेंड किया जाता है, नॉलेज को कैसे इंक्रीज करना है, स्किल्स को कैसे डेवलप करना है, तो वो सब किसके थ्रू होती है, हमारी टर्शरी सेक्टर के थ्रू होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द 2 काइंड्स ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर की मैं बात करूँ तो सर्विस सेक्टर में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो जो हाईली स्किल्ड हो, जो बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं, और एक होता है लो स्किल्ड लोग, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स हो गए,
कॉबलर हो गए, तो इनमें क्या होती है, इनमें एज सच कोई बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं होती हैं। तो यहाँ पर भी टर्शरी सेक्टर में भी कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कम अर्न कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं होती हैं। तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, एंड लो स्किल्ड वर्कर्स जैसे कि शॉपकीपर्स हो गए, वेंडर्स हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एक्सप्लेन। अब अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर मीन्स वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होंगे। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते मतलब क्या होता है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता, गवर्नमेंट के पास क्या होता, रजिस्टर्ड होता। अब रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे कि वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, पीएफ कटता है, तो ये सारी चीज़ें मतलब अलग अलग तरीके की, अलग अलग तरह के जो भी बेनिफिट्स होते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, या गवर्नमेंट से ऑथराइज जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं वो प्रोवाइड करता है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को नहीं मिलते हैं। ठीक है, सो जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी हायर और फायर की पॉलिसी होती है, कभी भी आपको हायर कर लेंगे जब आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जब सीजन नहीं है, जब काम नहीं है, आपको क्या कर देंगे, फायर कर देंगे। ओके, लो इरेगुलर वेजेस, वेजेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं, और कई बार तो रेगुलरली आपको काम भी नहीं मिलता है। एंड नो मेडिकल और पेंशन बेनिफिट्स। अगर जैसे कि मैं बात करूं ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप वर्क करते हो तो आपको इंश्योरेंस कवरेज मिल जाता है, कंपनी क्या करवा देती है, आपका इंश्योरेंस करवा देती है। पर अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो आपको कोई इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा, कोई आपका पीएफ कट नहीं होता है। ठीक है, पुअर वर्किंग कंडीशंस। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो ऑफिसेज होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, उसके अंदर अच्छे से वेंटिलेशन होगा, पीने के लिए साफ पानी होगा, बैठने की साफ जगह होगी, और आप अच्छे वर्किंग कंडीशंस में अपना काम करोगे। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे कि आपके पास में कोई शॉप है, उसके अंदर आप देखना, कोई अगर पर्सन वर्क करता है तो वो 10 आवर्स वर्क कर रहा है, कभी 12 आवर्स, कभी 14 आवर्स। अब अगर कंडीशन ऐसी है कि सीजन है, अगर दिवाली का सीजन है तो शॉप पे क्या होगी, भीड़ ज़्यादा होगी, तो उसके वर्किंग आवर्स क्या होंगे, एक्सटेंड हो जाएंगे, और उसका कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट उसे नहीं मिलेगा। और आपने देखा है कि वो किस वर्किंग कंडीशन में, उसके पास बैठने के लिए साफ जगह नहीं होती है, ऐसा नहीं होता कि उसके पास पानी साफ मिल रहा हो, तो ऐसी वर्किंग कंडीशंस में भी वो क्या करता है, वर्क करता है। ओके, तो ये डिफरेंस होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करने का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर एक्टिविटीज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। अब हमने एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के बेसिस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है हमने, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जिसमें रेगुलर जॉब्स होती हैं, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और आपको जितने भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी बेनिफिट्स हैं, आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, वो किस में आएंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और अगर बात करूँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैजुअल होता है, इनफॉर्मल जॉब्स होती हैं, और कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, किसी भी तरह की जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। इसमें हायर एंड फायर की पॉलिसी चलती है, जब रिक्वायर्ड होता है तब हायर कर लेते हैं, जब रिक्वायर्ड नहीं होता तब फायर कर देते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, किसके बेसिस पे, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के बेसिस पे। और अगर हम बात करें सेक्टर्स के बेसिस पे, तो सेक्टर्स के बेसिस पे 3 पार्ट्स में होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। नाउ नेक्स्ट वन, कंपेयर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, कि इनकी कंडीशंस में क्या डिफरेंस होता है, कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। तो देखो, जॉब सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी क्या होती है, हाई होती है। अगर आपको फायर करना है, अगर आपको उनको निकालना है आपको, तो आपको पहले क्या करवाएंगे, पहले एक नोटिस देंगे कि आपकी ये कंडीशंस है, आपको हम 1 मंथ का या 2 मंथ का या 3 मंथ्स का टाइम देते हैं आपको निकालने से पहले। तो इसमें कंपैरेटिवली क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी हाई होती है। और अगर बात करूँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अगर जैसे कि शॉप की अगर हम बात करें, शॉप किसका एग्जांपल है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जांपल है। अगर उन्हें नीड नहीं है, अभी कोई सीजन नहीं है, अभी कोई सेल नहीं है, तो क्या बोलेंगे आपको कल से ही कि कल से जॉब पे मत आना। तो इसकी बात करें तो जॉब सिक्योरिटी क्या है, बहुत ही कम है। अब बेनिफिट्स की बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि पीएफ मिलता है, पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड, आपको ये मिलता है, इंश्योरेंस कवरेज मिलती है, और आपको क्या होता है, महीने में 1 छुट्टी या 2 छुट्टी लेना अलाउड होता है, वो आपकी पेड लीव्स होती हैं। ठीक है, बट अगर बात करूँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, आप जितने दिन वर्क करते हो उतनी ही आपको क्या मिलेंगी, उतना ही आपको पैसा मिलेगा, कोई संडे ऑफ नहीं होता है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा डे अगर आप ऑफ लेते हो तो आपकी सैलरी से वो क्या होगा, डिडक्ट होगा। ओके, का रेगुलेशन, अब ऑर्गेनाइज सेक्टर का रेगुलेशन कौन करता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का रेगुलेशन करता है गवर्नमेंट। जितने भी गवर्नमेंट के लॉज हैं वो क्या करने होंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉलो करने होंगे। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं।
नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एमजी नरेगा 2005? अब एमजी नरेगा क्या होता है? एमजी नरेगा में लोगों को क्या मिलता है? एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है। सो प्रोवाइड 100 days ऑफ गारंटेड वेजेस एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। अब आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि इसमें क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कितने डेज के लिए मिलेगा? 100 days के लिए मिलेगा। और कौन से लोगों को मिलेगा? वो मिलेगा हमारे रूरल एरिया के लोगों को मिलेगा, ठीक है। रिड्यूस रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग रूरल बैकग्राउंड में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर इंडल्ज हैं। तो उन लोगों को बताने के लिए, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया? ये एमजी नरेगा स्कीम स्टार्ट करी है। और इसके अकॉर्डिंग आपको 100 days तक, जो रूरल एरिया के लोग हैं उनको 100 days तक क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी थ्रू असेट क्रिएशन। अब क्या होता है कि अगर आपको 100 days का वर्क दे रहे हैं, गवर्नमेंट 100 days का वर्क दे रही है, तो उसमें क्या करती है? वो कनाल्स बनवा लेती हैं और कुएं बनवा लेती हैं, सड़क बनवा लेती हैं। जो भी गवर्नमेंट को असेट्स का क्रिएशन करना है वो किसके थ्रू कर लेती है? एमजी नरेगा के थ्रू कर लेती है। तो इससे क्या होता है? गवर्नमेंट के असेट्स क्रिएट हो जाते हैं और यहाँ पर दूसरे लोगों को क्या होता है? जो रूरल लोगों के लोग हैं उनको क्या मिल जाता है? एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर फंक्शंस इन योर एरिया। अब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कैसे वर्क करते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से आएंगे? जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वो सब हमारे किस में आएंगे? गवर्नमेंट सेक्टर में। तो गवर्नमेंट स्कूल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जैसे कि हमारे यहाँ पे टाटा वर्क करता है। तो टाटा क्या है? प्राइवेट कंपनी है, बट टाटा किसने दिया? टाटा को टेंडर पे दिया है। किसने दिया है? गवर्नमेंट ने टेंडर पे दिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये सब क्या है? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो जितने भी कोचिंग सेंटर्स हो गए आपके आसपास में, जो भी प्राइवेट क्लिनिक्स हो गए, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हो गए, ये किसके बेसिस पे? हमने ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है, गवर्नमेंट एंड पब्लिक का, ठीक है। पब्लिक सेक्टर इंश्योर्स बेसिक नीड्स, प्राइवेट फोकसेस ऑन प्रॉफिट। अब पब्लिक सेक्टर क्यों दी? आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर लो, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर लो, तो गवर्नमेंट इनिशियली क्यों स्टार्ट करती है गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बेसिक नीड्स कंप्लीट की जा सके। उनका प्राइम मोटो क्या होता है? लोगों की हेल्प करना, लोगों को अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करना। बट अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर का प्राइम मोटो होता है प्रॉफिट अर्न करना। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा किससे मतलब होता है? अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द टेबल विद एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर एरिया। अब क्या है? सेक्टर्स कौन से? पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। कौन से पब्लिक सेक्टर है? जो वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो वेल मैनेज्ड हो आपके एरिया के अंदर। तो आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर? इंडियन रेलवेज लिख सकते हो, और कुछ भी जो भी आपके दिमाग में है वो आप लिख सकते हो। और बैडली मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि पब्लिक सेक्टर की, तो अगर हम बस बात करें बस डिपो की, जो गवर्नमेंट बस चलती है वो क्या होती है? वेल मैनेज्ड नहीं होती है। तो अब इसमें किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, बहुत वेल मैनेज्ड होते हैं। और क्या होता है? पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट बस डिपो, जो कि पुअरली वर्क करती हैं, बहुत गंदी होती हैं। तो ये वेल मैनेज्ड नहीं है, बट स्टिल क्या है? पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक वर्क करती हैं। और अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की जो वेल मैनेज्ड हो, आप इसके अंदर क्या लिख सकते हैं? ब्रांडेड मोबाइल शॉप, जैसे कि आप H&M के शोरूम में चले जाओ, ज़ारा के शोरूम में चले जाओ, तो वो क्या है? बहुत वेल मैनेज्ड है, बट वो क्या है? हमारे प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हैं, ठीक है। और बैडली मैनेज्ड हो ऑर्गेनाइजेशन, और क्या हो? प्राइवेट सेक्टर की हो, जैसे कि लोकल रिपेयर शॉप है, कॉबलर की शॉप है, तो क्या होती है? वेल मैनेज्ड नहीं होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज एंड एक्सप्लेन व्हाई गवर्नमेंट रन्स देम। अब मुझे एक बात बताओ, पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज मतलब जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि हम बात करें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, तो क्या होता है ये? इसके एग्जाम्पल्स बताने हैं आपको। तो गवर्नमेंट स्कूल्स बोल दो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बोल दो, ठीक है। और एक्सप्लेन वाई गवर्नमेंट रन्स दैम। अब गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड कर रही है लोगों को ये चीज़ें? क्यों प्रोवाइड कर रही है? ताकि लोगों की बेसिक नीड्स क्या हो सके? फुलफिल हो सकें। ओके, तो रेलवेज, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, और गवर्नमेंट रन्स दैम बिकॉज लार्ज कॉस्ट। इसकी क्या होती है? जैसे कि अगर गवर्नमेंट स्कूल बनाना हो, तो अगर गवर्नमेंट स्कूल की क्या होती है? कॉस्ट ज़्यादा होती है। और ये क्या होती है? गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो कंपैरेटिवली
प्राइवेट सेक्टर से या तो बहुत कम पैसों पे प्रोवाइड करेगी या फिर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी, तो आपकी बेसिक नीड्स को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। ठीक है। नीड फॉर इक्वल एक्सेस। अब कई बार होता है कुछ लोग फॉर्चुनेट होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जो लोग रिच हैं, तो वो अच्छा स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं, अपनी सारी जो चीज़ें हैं वो एक्सेस कर सकें। बट अगर हम बात करें जिन लोगों के पास मनी नहीं है, जो डाउन ट्रॉडन सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उनके पास पैसा नहीं है, तो उन्हें भी अगर एक्सेस करनी हो चीज़ें, तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो इन गवर्नमेंट चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना इलाज करवा सकते हैं, ताकि उनकी हेल्थ ठीक रहे। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज का, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ताकि गवर्नमेंट क्या करे, प्रोवाइड करे सर्विसेज को। ओके। नॉट प्रॉफिटेबल फॉर प्राइवेट सेक्टर। अब क्या होती है इसके अंदर, कोई भी प्रॉफिट का मोटिव नहीं होता है, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई भी अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सर्विस क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सकें। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आपको बताना है कि पब्लिक सेक्टर कैसे कंट्रीब्यूट करता है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। अभी हमने डिस्कस किया, इट प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम बात करें जितने भी रोड्स बनते हैं और जितना भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रेलवे की बात कर लें, तो उसको मैनेज करने के लिए, उसे बनाने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अलग अलग सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें रेलवे की, रोड्स की, अगर रेलवे नहीं होगा, अगर रोड्स नहीं होंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन में कितनी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको एक्सेस कर सकें और क्या कर सकें, डेवलपमेंट हो, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। अब आपको बात करें कि गवर्नमेंट सेक्टर, कितने सारे पब्लिक सेक्टर्स हैं, तो इसमें कितने सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, उसकी वजह से लोगों को क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। जैसे कि रेलवे की बात करें, गवर्नमेंट बसेस की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स हैं, उनको क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, किसके थ्रू, हमारे इस सेक्टर के थ्रू, पब्लिक सेक्टर के थ्रू। इट सपोर्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज। और कई बार क्या करती है गवर्नमेंट, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनको क्या देती है, टेंडर्स देती है कि आप ये काम करो, और आपका जो भी प्रोडक्शन होता है वो हम आपसे क्या ले लेंगे, अगर आप उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, जो स्टैंडर्ड्स हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, अगर आपने उस स्टैंडर्ड को फॉलो किया, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस प्रोडक्टेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्या ले लेती है, अपने पास ले लेती है। ठीक है। और उनको सेल आउट करती है। एंड रिड्यूसेस इनइक्वालिटी। अब कई बार ऐसा होता है कि जो रिच लोग हैं, वो तो क्या अच्छी स्कूल्स को एक्सेस कर सकते हैं, बट जो गरीब बच्चे हैं, जो पुअर हैं, वो क्या होते हैं, स्कूल को एक्सेस नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट स्कूल्स खोल देती है, ताकि सब लोग क्या कर सके, पढ़ सकें, एटलीस्ट सब लोग लिटरेट हो सकें। एंड डिलीवर्स इसेंशियल सर्विसेज। और जितनी भी बेसिक सर्विसेज है, तो गवर्नमेंट क्या ट्राई करती है कि जितनी भी हमारी बेसिक सर्विसेज है, एटलीस्ट वो हम पब्लिक फैसिलिटी के थ्रू सबको प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स नीड प्रोडक्शन। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी हायर एंड फायर की है, कोई अच्छी वर्क कंडीशंस नहीं होती है, तो उनको जॉब सिक्योरिटी क्यों रिक्वायर्ड है, उनके साथ कैसे कैसे एक्सप्लॉयटेशन होता है। जैसे कि हम बात करें, अभी स्विगी का ज़माना है, स्विगी के अंदर बहुत सारे जो वर्कर्स हैं, जैसे जो आपको डिलीवरी बॉय है, उसका कैसे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कैसे उस एक्सप्लॉयटेशन को रिड्यूस किया जा सकता है, कैसे उसका प्रोटेक्शन किया जा सकता है, वो आपको बताना है। ठीक है। तो वेजेस आर लो एंड इरेगुलर। इसमें क्या होते हैं, वेजेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, और जब आपको रिक्वायर्ड है तभी ये क्या होगा, आपको काम मिलेगा। ठीक है। वेजेस आर लो एंड इरेगुलर, नो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। आप जैसे कि बात करें ब्लिंकिट की या किसी भी कंपनी की, जो आपको फटाफट से चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, आपने ऑर्डर किया और वहाँ पे आपके पास चीज़ें आ गई, तो जब आपको के पास वो चीज़ें आती हैं, तो जैसे कि 10 मिनट्स में आपको डिलीवरी हो जाएगी, तो 10 मिनट के अंदर अगर आपके पास वो चीज़ आ रही है, तो आप सोचो कि वो जो पर्सन है उसने कितनी तेज़ ड्राइव की होगी, और जिस पर्सन ने उस चीज़ को पैक किया है, उसने किस प्रोसेस में, कितनी हरी के अंदर, कितने हसल बसल के अंदर वो चीज़ें की होंगी। तो क्या यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, और आपकी हेल्थ की भी सिक्योरिटी नहीं है, और कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं है। पुअर हेल्थ बेनिफिट्स, कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलता आपको एक्स्ट्रा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप काम करते हो, तो आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, इसके अंदर कोई भी इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता है। एंड वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन। और सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, जितनी मर्जी इनसे काम करवाया जाता है, और अगर एक्स्ट्रा काम कर भी रहे हैं, तो उसके एवरेज में आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट द अहमदाबाद डेटा
एज अ टेबल एंड सजेस्ट एम्प्लॉयमेंट मेजर्स। अब क्या करना है आपको, ये आपका रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले डेटा उठाना है जिसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा बनाना है और आपको बताना है कि इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेक्टर्स की, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, इसमें कितने वर्कर्स इंक्लूड हैं, इसमें 4 लाख हैं, इसमें 11 लाख है। ये डेटा 2017 का है, आप अपने अकॉर्डिंग इंटरनेट से सर्च करेंगे और सारा डेटा निकालेंगे। और अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितनी इनकम है, 32,000 मिलियंस में है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें तो देखो लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड है किसमें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, बट उसकी जो इनकम है वो फिर भी कम है, कितनी है, 28,000 मिलियन है, ठीक है। और टोटल वर्कर्स कितने हैं, 15,000, और टोटल इनकम कितनी है, 60,000 मिलियन। ओके, अब इसमें क्या इश्यूज है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा है, और स्किल्ड लोग नहीं हैं। स्किल ट्रेनिंग हो करवा सकते हैं। जो भी लोग एम्प्लॉयड हैं उनको उतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिल रही है, वो किस में काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो उनको क्या करवा सकते हैं हम, स्किल ट्रेनिंग दे सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना काम करें, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जॉब्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। ओके, सपोर्ट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना स्टार्टअप स्टार्ट करें, तभी तो गवर्नमेंट प्रमोट करिए स्टार्टअप इंडिया को, कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। और आप ऐसा ना हो कि आप खुद जॉब लेने के चक्कर में, आपको वैसा नहीं बनना है, आपको जॉब प्रोवाइडर बनना है, जॉब सीकर नहीं बनना है। ये क्या गवर्नमेंट चाहती है हमसे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट जीवीए शेयर एंड ड्रॉ कंक्लूजन। अब जीवीए शेयर क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। अब देखो आपको ये डेटा दिया हुआ है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का, और आपको टोटल गिवन है, और आपको क्या निकालना है, 2003, 2000 एंड 2013 का डेटा गिवन है, ठीक है। आपको जीवीए निकालना है। तो अगर हम बात करें जीवीए, अब प्राइमरी सेक्टर का आप कैसे निकाल सकते हो 2000 का, तो वो निकालोगे आप 12,056, 12,56,000, एंड टोटल कितना है हमारा, 40,000, 40,85,000, ठीक है। ये आपका डेटा है। और आपको क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज प्राइमरी का आप यहाँ लिखोगे, टोटल यहाँ लिखोगे, और परसेंटेज निकालना आपको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अगर हम बात करें सेकेंडरी की, 2000 के अंदर शेयर कितना है सेकेंडरी का, सेम आपको क्या करना है, 10,12,000 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे 2000 और 2013 को, तो आपको क्या मिलेगा, अगर शेयर की बात करें 2000 के अंदर परसेंटेज के अंदर, तो प्राइमरी का कितना है, 30.75% है, सेकेंडरी का है 24.77%, टर्शरी का है 44.48%, ठीक है। इन द सेम मैनर जब आप 2013 के लिए सॉल्व करोगे तो कितना शेयर आएगा, प्राइमरी का शेयर है 20.13%, सेकेंडरी का है 27.70%, टर्शरी का है 52.16%, ठीक है। आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, देखो टर्शरी सेक्टर वो कितना था 44, वो अभी कितना हो गया 52, मतलब इंक्रीज हो गया 2000 और 2013 के बीच में कंपेयर करें तो। और अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर कितना था 30% था 2000 के अंदर, और 2013 के अंदर कितना हो गया 20% हो गया, मतलब ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है, ठीक है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, टर्शरी सेक्टर ने क्या किया है, बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। प्राइमरी सेक्टर शेयर डिक्लाइंड, वो क्या हो गया हमारा, डिक्लाइन हो गया है। एंड सेकेंडरी सेक्टर ग्रो स्टेडली, जो सेकेंडरी सेक्टर है उसमें एज सच कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए कि हमको क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखना है, कौन से कीवर्ड्स को यूज़ करना है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।